नमस्कार प्यारे दोस्तों, एग्जाम U24 के इस ऑनलाइन चैनल पे मैं ज्योग्राफी का नया हस्ताक्षर आनंद आपके सामने जो नॉर्थ अमेरिका की मैपिंग सीरीज हम लेकर चल रहे थे उसके अपने अगले वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं। और मुझे उम्मीद है कि आप अभी तक जितने हमारे मैपिंग पर वीडियो गए हैं उनको बकायदा आप जब प्रीमियर हो रहा है तब भी देख रहे हैं और उसके बाद भी आप मैपिंग प्रैक्टिस के लिए उन वीडियो का जो है मदद सहयोग ले रहे होंगे। देखिए, मैपिंग सीरीज को आज की भी वीडियो को शुरुआत करने से मैं पहले आपको बोलूंगा कि भैया जल्दी से पहले तो कागज पेन और एक रबर लेके बैठ जाओ, क्योंकि हम यहाँ कुछ भी बिना मैप के नहीं करने वाले हैं। और मैपिंग ही आपके ज्योग्राफी में जो आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, मैप से जो क्वेश्चन बनते हैं, जगहों से जो क्वेश्चन बनते हैं, उनके लिए मैप एकदम रामबाण इलाज है। और मैपिंग केवल और केवल मैपिंग पर ही आती है। तो आपके पास बेसिकली दो चीजें जरूर होनी चाहिए। एक तो आपके पास ऑक्सफोर्ड का जो है स्कूल एटलस होना चाहिए, और दूसरा आपके पास अगर संभव हो सके तो आप ग्लोब भी जल्दी से जल्दी ले लीजिए। ग्लोब लेने से फायदा क्या होगा कि अगर मुझे कभी अक्षांशीय देशांतरीय कुछ कोणों के बारे में आपसे बातचीत करनी होगी तो मैं उसको आपको बेहतर से बेहतर ढंग से समझा पाऊं, है कि नहीं। तो आज चूंकि हम नॉर्थ अमेरिका की नदियों की चर्चा करने वाले, इसलिए मैं बहुत ज्यादा समय आपसे नहीं लूंगा और मैं नॉर्थ अमेरिका के मैप पर फिर जो है नदियों की चर्चा जल्दी से शुरू करता हूं, और बाकी सारी बातचीतें हम अपनी क्लास के दौरान ही करेंगे। ठीक है, तो चलो भैया, अंतरराष्ट्रीय लेखपाली करने का समय आ गया और जल्दी से हम क्या करते हैं, पहले तो एक मैप क्रिएट करते हैं नॉर्थ अमेरिका का। ध्यान से देखिए, या इधर आते हैं। देखिए, ये नॉर्थ अमेरिका का मैप अगर आप दिन में केवल दवा की तरह 2-3 बार बना लोगे तो भी जो है काम चल जाएगा आपका। बात समझ आ रही है आपको, है कि नहीं। ये दवा की तरह अगर 2-3 बार भी नॉर्थ अमेरिका का मैप आप बना लोगे तो दवा की तरह जो है आपको बिल्कुल रट जाएगा। स्पष्ट तौर पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक, अब जैसे सबसे पहले तो हम नदियां समझने से पहले इसके जल क्षेत्र देख लेते हैं, क्योंकि जल क्षेत्रों में कई जगह ऐसी महत्वपूर्ण आपको मिलेंगी जहां पर नदियां गिरती दिखाई पड़ेगी। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो ये आपको अटलांटिक का क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है। ये कौन सा क्षेत्र है आपके, अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो अटलांटिक महासागर में आपको कुछ बड़ी महत्वपूर्ण सी नदियां दिखाई पड़ेंगी गिरती हुई। जैसे मैं उसको अगर लिस्ट कर दूं तो आपको दिखाई पड़ेगी सेंट लॉरेंस। अभी सिर्फ आप मेरे साथ जो है अपने नोट्स पर जिस तरह से मैं डिजाइन करता जा रहा हूं आप उस तरह से डिजाइन करते हो चलो कि कौन सी नदी कहां से निकलती है, कहां जाती है, इसकी चर्चा तो हम करते ही हैं। ठीक है, जैसे आपको सेंट लॉरेंस नदी दिखाई पड़ी। दूसरी आपको जो एक बड़ी महत्वपूर्ण नदी दिखाई पड़ेगी वो दिखाई पड़ेगी पोटोमैक। कौन सी, पोटोमैक नदी, है ना, जिसके तट पर आपको दिखाई पड़ेगा वॉशिंगटन डीसी, जो कि आपके यूएसए की राजधानी भी है। ठीक है, और जब पोटोमैक नदी की हम बात करते हैं तो पोटोमैक के अलावा जो है आपको दिखाई पड़ेगी हडसन नदी। कौन सी, हडसन नदी, जो कि आपके न्यूयॉर्क से होकर गुजर जाती है। तो आपको जो है अटलांटिक महासागर में कुछ लगभग 2 या इन 3 नदियों के विषय में जो है आप मेरे साथ बैठ के चर्चा करेंगे। ठीक, इसके बाद आपको मालूम है कि ये क्या है, ये है आपके हडसन की खाड़ी। ये क्या है भैया, ये है आपके हडसन की खाड़ी। और हडसन की खाड़ी में जो नदी आपको गिरती दिखाई पड़ेगी वो नदी है पॉपुलर नेल्सन। कौन सी है, नेल्सन। स्पष्ट है। इसके बाद आपको ऊपर की तरफ जो है वो दिखाई पड़ रहा है ब्यूफोर्ड सागर। कौन सा, ब्यूफोर्ड सागर। और इस ब्यूफोर्ड सागर के क्षेत्र में आपको यहां पर जो है गिरती दिखाई पड़ेगी। ध्यान से देख लेते हैं कौन सा सागर है ये है ब्यूफोर्ड सागर। और इस पर आपको गिरती दिखाई पड़ेगी मैकेंजी नदी। कौन सी, मैकेंजी नदी। ठीक, इसके बाद आप बेरिंग सागर पहुंचते हैं। कहां पर, बेरिंग सागर। और बेरिंग सागर में आपको गिरती दिखाई पड़ेगी अलास्का के क्षेत्र से गुजरने वाली एक प्रसिद्ध नदी, वो है यूकॉन। कौन सी दिखाई पड़ेगी, यूकॉन। इसके बाद आपको मालूम है ना कि आपके इस एक क्षेत्र से, ये पनामा की खाड़ी से लेकर आपके जो ये पश्चिम का क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है प्रशांत महासागर।
क्या कहलाता है? प्रशांत महासागर। और जब आप बात प्रशांत महासागर की करते हैं तो प्रशांत महासागर में जो है आपको बड़ी जो है महत्वपूर्ण नदियां गिरती दिखाई पड़ेंगी, जैसे कोलोराडो, है ना। कौन सी नदी गिरती दिखाई पड़ेगी? उसमें आपको दिखाई पड़ेगी कोलोराडो। और कोलोराडो के अलावा जो है आपको कोलंबिया, सैक्रामेंटो और सैन जोआकिन, है ना। कौन सी? कोलंबिया, सैक्रामेंटो और सैन जोआकिन। ये इसको अगर मैं लिखूं, ध्यान से देखिए, तो ये कोलोराडो, कोलंबिया, सैक्रामेंटो और कौन सी दिखाई पड़ेगी आपको? वो दिखाई पड़ेगी सैन जोआकिन। सैन जोआकिन। तो कुछ ये नदियां आपको जो है वो प्रशांत की क्षेत्र में देखने को मिलेंगी कि जो आपके प्रशांत महासागर की तरफ गिरती है। ठीक। इसके बाद एक बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र हमें दिखाई पड़ता है और वो दिखाई पड़ता है कौन सा? ये दिखाई पड़ता है मैक्सिको की खाड़ी। कौन सा? मैक्सिको की खाड़ी। और मैक्सिको की खाड़ी में आपको दो बड़ी महत्वपूर्ण नदियां गिरती दिखाई पड़ेंगी, वो हैं आपके मिसिसिपी, मिसौरी, और दूसरी नदी आपको जो दिखाई पड़ेगी महत्वपूर्ण वो है रियो ग्रांडे। कौन सी है? रियो ग्रांडे। रियो ग्रांडे नदी के बारे में आप ये तथ्य जानते भी हैं कि ये आपके अलग करती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को किससे? मैक्सिको से। रियो ग्रांडे नदी किसको अलग करती है? ये अलग करती है यूएसए को किससे? मैक्सिको से। इसके अलावा अगर मैं बात करूं और इसके भौतिक नक्शे की बात करूं या राजनीतिक नक्शे की बात करूं तो रियो ग्रांडे नदी जो है वो आपके एंग्लो अमेरिका को, किसको? एंग्लो अमेरिका को। एंग्लो अमेरिका में कितने देश हैं भैया? एंग्लो अमेरिका में कितने देश हैं बताइए जल्दी से। एंग्लो अमेरिका में जो है वो आपके, मैं बता देता हूं जल्दी से, वो दिखाई पड़ेंगे आपको दो देश। कितने देश? दो देश। और एंग्लो अमेरिकन देश जो दो है वो है यूएसए और कनाडा। ठीक। इसके बाद मैक्सिको से जो है वो आपके लैटिन अमेरिका की शुरुआत हो जाती है। तो जो रियो ग्रांडे नदी है वो आपके एंग्लो अमेरिका को किससे अलग करती है? लैटिन अमेरिका से। लिख लीजिएगा इस बात को, ठीक है। तो आपको जो है आपके अलग अलग क्षेत्रों में कुल इतनी नदियां दिखाई पड़ेंगी, और ऐसा कुछ नहीं कि जितनी मैंने बोर्ड पे लिख दी इतनी ही नदियां हैं। मैंने जो मोटी मोटी बड़ी महत्वपूर्ण नदियां हैं जिनके बेसिन से इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने दर्ज कर दिए हैं। और अब हम धीरे धीरे जो है नॉर्थ अमेरिका में जो आपके एंग्लो इंडियन पार्ट है यानी आपके कनाडा, और कौन सा? कनाडा के अलावा हम देखेंगे कौन सी नदी जो आपके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में गिरती है आपको दिखाई पड़ती है। ठीक। तो चलिए अपनी अगली स्लाइड में हम क्या देखते हैं, उन नदियों की चर्चा करते हैं जो कि गिरती हैं कनाडा में या जो स्थित है आपके कनाडा में। तो यहां पर आपको कनाडा की रिवर्स दिखाई पड़ेंगी। कौन सी? कनाडा की रिवर्स। और मैं क्या करता हूं, जल्दी से एक नॉर्थ अमेरिका का फिर से नक्शा क्रिएट कर लेता हूं और आपको कनाडा की नदियों की चर्चा जो है तेजी से शुरू कर दूंगा। ध्यान से देखिए कितना सरल है एक अमेरिका का जो है नॉर्थ अमेरिका का नक्शा बनाना। आप अगर जिस दिन ठान लेंगे तो उस दिन जो है आपको कोई हरा नहीं सकता। ठीक। बस सबसे ज्यादा समय आपको ठानने में लग जाती है कि नहीं। तो यहां पर जब हम आपके नदियों की चर्चा करेंगे कनाडा की, तो देखिए कनाडा में जो सबसे पहले महत्वपूर्ण नदी आपको दिखाई पड़ती है वो दिखाई पड़ती है मैकेंजी। सबसे महत्वपूर्ण नदी आपको सबसे पहली कौन सी दिखाई पड़ी? मैकेंजी नदी, है ना। और मैकेंजी के बारे में आप जानते हैं कि मैकेंजी नदी का जो उद्गम है वो कहां से होता है? मैकेंजी नदी का जो उद्गम है वो आपको होता दिखाई पड़ेगा कहां से? वो आपको दिखाई पड़ेगा ग्रेट स्लेव झील से। किस झील से दिखाई पड़ेगा? ग्रेट स्लेव झील से। कनाडा में स्थित 5 झीलें मैंने आपको बताई थी। कितनों को याद है वो शॉर्ट ट्रिक कि कैसे याद करेंगे? याद है ना। सबसे पहले कौन सी थी? बियर। और सबसे अंतिम कौन सी थी? पैग। जब आप बियर या पैग पीते हैं तो इसके बाद क्या होता है? इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आप उस नशे के स्लेव हो जाते हैं।
तो बियर झील, पैग से विनिपेग झील, और फिर आप उसके क्या बन जाते हैं, स्लेव बन जाते हैं। और जब आप स्लेव बन जाते हैं उस नशे के, तो फिर इसके बाद आप किसको पकड़ते हैं, जो आपका फेवरेट नंबर हो, है कि नहीं, और उस फेवरेट नंबर पे फोन मिला के क्या करते हो, बकबक बकबक करते हो, तो वहां से निकल के आ जाती है अथाबास्का। तो 5 जो कनाडा की प्रसिद्ध झीलें हैं जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं हमारे साथ। ग्रेट बियर, उसके ग्रेट आपके जो है बियर, ठीक उसके नीचे ग्रेट स्लेव, ठीक उसके नीचे ग्रेट अथाबास्का, ठीक उसके नीचे आपको रेनडियर, और ठीक उसके नीचे कौन सी दिखाई पड़ेगी आपको, विनिपेग। कौन सी दिखाई पड़ेगी, विनिपेग। ठीक है, तो अगर हम मैकेंजी नदी के बारे में चर्चा करते हैं तो मैकेंजी जो है ये आपके कनाडा की जो है ये सबसे लंबी नदी है ना। ये आपके यहां पर कहीं आपको दिखाई पड़ती है ग्रेट बियर, बी स्टैंड्स फॉर बियर, ठीक है। और इसके बाद जब हम बात करेंगे बियर के बाद यहां कहीं पर जो है आपके दिखाई पड़ती है ग्रेट स्लेव, और ग्रेट स्लेव से ये नदी निकलती है मैकेंजी। कौन सी, मैकेंजी। और ग्रेट स्लेव से चलती हुई कनाडा की जो सबसे लंबी नदी है ये कहां गिर जाती है, ये गिर जाती है ब्यूफोर्ट सागर में। कहां, ब्यूफोर्ट सागर में। मालूम है ना आपको, उत्तर में जो है आपके ब्यूफोर्ट सागर दिखाई पड़ रहा है। ठीक, तो चलिए जल्दी से बातें लिख लेते हैं यहां पर। मैकेंजी, तो 2 बातें हम हर बार लिखेंगे। क्या लिखेंगे, उद्गम। उद्गम क्या होता है भैया, ओरिजिन, जहां से नदी निकलती है। तो उद्गम इसका क्या दिखाई पड़ रहा है, स्लेव झील। क्या दिखाई पड़ रहा है, स्लेव झील। और इसके बाद मुहाना। मुहाना आपको दिखाई पड़ रहा है क्या, ब्यूफोर्ट सागर। क्या दिखाई पड़ रहा है, ब्यूफोर्ट सागर। खास बात क्या थी, खास बात यह थी कि ये कनाडा की सबसे लंबी नदी है। क्या खास बात आपको दिखाई पड़ रही है कि ये कनाडा की जो है सबसे लंबी नदी है। अगर आपसे कभी लेंथ पूछ लिया जाएगा तो लेंथ कितनी निकल के आती है, लेंथ इसकी निकल के आती है, इसकी टोटल कुल लंबाई जो निकल के आती है वो निकल के आती है 1740 किलोमीटर। कितनी निकल के आती है, 1740 किलोमीटर की जो है आपको कंप्लीट लेंथ देखने को मिलेगा। तो मैकेंजी के बारे में अगर सवाल कभी आ जाता तो आपको याद होना चाहिए कि पूरी तौर पर जो है कनाडा में दिखाई पड़ती है, स्लेव झील से निकलती है और इस तरह से चलते हुए जो है ब्यूफोर्ट सागर में वो गिर जाती है। तो आपको अच्छे से मालूम होगा कि जो है आपके स्लेव झील जब ऊपर की तरफ जाती होगी तो ठंड के समय में जम जाती है। ठीक, अच्छा एक फैक्ट मैंने आपको बियर झील के बारे में लास्ट क्लास में बताया था, तो अगर किसी को याद हो कि बियर झील के विषय में मैंने खास बात क्या बताई थी, किसी को याद आ रहा है क्या? हाँ, मैं कमेंट सेक्शन में तुम्हारे जो है लगातार जो इस कमेंट सेक्शन में आप देख रहे हो जो ब्लू टिक करके एग्जाम युग आ रहा है, वो कोई और नहीं, वो मैं ही हूं। ठीक है, तो अगर आपको इस चलती हुई प्रीमेड वीडियो पे भी अगर कोई कमेंट बात करनी हो, आपको कुछ कहना हो मुझसे, तो ये जो नीचे आप कमेंट देख रहे हैं इसमें एग्जाम युग 24 में मैं ही आपसे बातचीत कर रहा हूं, मैं खुद आनंद सर। ठीक है, तो अगर प्रीमेड वीडियो है भी तो भी आपके सामने बिल्कुल लाइव की सुविधा मिल रही है, और बेहद जल्दी, बहुत जल्दी, वेरी शॉर्ट सून, मैं बार बार कह रहा हूं बेहद जल्दी, और वो सच में बेहद जल्दी। ठीक है, मैं पूरी तैयारी के साथ जो है लाइव सेशन में जुड़ूंगा आपसे। इस नॉर्थ अमेरिका की मैपिंग सीरीज से ही हम शुरुआत करेंगे कि चलिए भाई आते हैं मैपिंग पे क्वेश्चन बात करते हैं, और वहां पर मैं केवल मैपिंग पर सवाल नहीं करूंगा, वहां पर मैं आपके साथ फिजियोग्राफी के जो क्वेश्चंस हैं जो बड़े महत्वपूर्ण है, जो कि इसी महाद्वीप से अगर संबंधित हो सकते हैं, तो वो लाइव सेशन आपके सामने लेकर बहुत जल्दी हाजिर होंगे। ठीक, और यहाँ पर नीचे जो है आप लगातार अपने कमेंट्स जो है कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, मैं नीचे आपके हर एक जो है क्वेश्चन का आंसर लगातार आपके सामने कर दूंगा। ठीक, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बस चुपचाप धीरे धीरे हमारे साथ आगे बढ़ते रहो, आराम से जो है मेरी क्लास के नोट्स बनाते रहो, और इसी क्लास में बैठे बैठे याद करना है। क्या करना है, इसी क्लास में बैठे बैठे याद करना है। जैसे मैकेंजी है ना, मैकेंजी जो है वो कहां गिरती है, आपके ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है, और निकलती कहां से है, स्लेव झील से निकलती है। कहां से निकलती, स्लेव झील से। ठीक है, इसके बाद अगर जैसे हम एक जो महत्वपूर्ण नदी दिखाई पड़ रही है वो आपके दिखाई पड़ रही है यूकॉन। कौन सी नदी है, यूकॉन नदी। चलिए, ये कनाडा की दूसरी नदी आपको निकल के दिखाई पड़ रही है, यूकॉन नदी। ठीक है, चलिए, यूकॉन नदी। ठीक, तो यूकॉन नदी जो है ये निकलती ही आपके मैकेंजी श्रेणी से है ना। यूकॉन नदी आपको कहां से निकलती दिखाई पड़ रही है,
ये यूकॉन नदी जो है आपको मैकेंजी छड़ी जो है आपके इस एक क्षेत्र से निकलती दिखाई पड़ेगी यहां से, ठीक। और यहां से जो है ये जाती है और गिर जाती है बेरिंग सागर। कहां गिर जाती है भैया ये यूकॉन नदी? बेरिंग सागर। स्पष्ट है? तो अगर आपको यूकॉन की डिस्टेंस अगर कभी आपसे पूछ ली जाए तो लगभग 3190 किलोमीटर है, और 3190 किलोमीटर की जो नदी है, 3190 किलोमीटर की जो ये लंबी नदी है, ठीक, ये आपके कहां गिरती है? ये गिर जाती है बेरिंग सागर। ये कहां गिरती है? बेरिंग सागर में गिरती है, ठीक। तो ये आपके कनाडा की दो नदियों की चर्चा आपके सामने बोर्ड पर है, मैकेंजी नदी और यूकॉन नदी। कनाडा की जब हम अपनी कोई अगली महत्वपूर्ण नदी की बात करते हैं तो ध्यान से देखिए, 644 किलोमीटर आपको एक नदी दिखाई पड़ेगी जो कि आपके कैनेडियन शील्ड को पार करती हुई दिखाई देती है, और वो है नेल्सन नदी जो कि गिरती है हडसन की खाड़ी में, है ना। तो तीसरी नदी जो है आपको ध्यान से देखिए, ये आपके जो क्षेत्र है ये कैनेडियन शील्ड कहलाता है। फिजियोग्राफी अभी शुरू होगी तो मैं आपको बताऊंगा। ये जो एक पूरा क्षेत्र है ये आपके क्या कहलाता है? ये पूरा एक क्षेत्र कहलाता है कैनेडियन शील्ड। क्या कहलाता है? कैनेडियन शील्ड। और इस कैनेडियन शील्ड को पार करती हुई एक नदी जाती है आपके, और ये कौन सी नदी है? नेल्सन नदी। कौन सी नदी है? नेल्सन नदी। और नेल्सन नदी आपको गिरती कहां दिखाई पड़ रही है? हडसन की खाड़ी में, ठीक। अपने लास्ट झीलों वाले लेक्चर में मैंने आपको नेल्सन नदी का जो है उद्गम बताया था। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो है नेल्सन नदी का उद्गम बताया था, और आपके इन्हीं ग्रेट स्लेव झीलों में से कोई संबंधित है? याद आ रहा है कि आपको? बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा तो जल्दी से चलो नेल्सन नदी के बारे में देख लेते हैं। ध्यान से देखिए, कौन सी नदी है ये? नेल्सन नदी। और ये नदी निकलती है आपके ग्रेट लेक्स में जो विनिपेग झील है। कौन सी? जो विनिपेग झील है, ठीक। उस विनिपेग झील से आपको नेल्सन नदी निकलती दिखाई पड़ रही है। तो देखिए जल्दी से, इसका उद्गम कहां से होता है भैया? इसका उद्गम होता है आपके कहां से? विनिपेग झील से। कहां से भैया? विनिपेग झील से, ठीक है। और ये गिरती कहां पर है? इसका मुहाना कहां पर है? ये आपकी गिरती है हडसन की खाड़ी में। कहां गिरती है? हडसन की खाड़ी में। अभी आपको हडसन की नदी भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। और आपको बताऊंगा मैं कि जो हडसन नदी है वो बकायदा जो है आपके निकलती है कहां से? हेंडरसन झील के पास से, और न्यूयॉर्क उसके किनारे बसा एक प्रसिद्ध शहर है, और वो गिर जाती है न्यूयॉर्क की खाड़ी में, ठीक है। क्लियर? तो यहां पर आपको जो है विनिपेग झील है, मुहाना कहां पर? हडसन की खाड़ी में है, और ये नेल्सन नदी है। कौन सी नदी है? नेल्सन नदी है। तो चलिए जल्दी से तीन नदियों की जो चर्चा आपके साथ मैप पर हो चुकी है, उनके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले जो है एक कैनेडियन नदी के साथ। मैप हम फिर से बनाएंगे। मैप बनाने में कोई कोताही नहीं करेंगे, क्योंकि मैप बनाने में कोताही कर गए तो वही कोताही आपको याद करने में भी हो जाएगी। बात समझ आ रही है आपको? ठीक है। ये देखिए कितना तो सरल है, कितनी बार कह चुका हूं, बहुत सरल प्रोसेस है, बिल्कुल भी कोई भी मेहनत नहीं इसमें, बस आपको 4 से 5 बार जो है इसको अच्छे से बना लेना, ठीक। तो कनाडा की जिस अगली नदी की मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं उसमें आपको दिखाई पड़ी है सस्केचुआन। कौन सी? सस्केचुआन। अब ध्यान से देखिए, यहां पर जो है आपके एक लंबी सी जो है वलित पर्वत श्रृंखला है। यहां पर ध्यान से देखिए, कोई बताएगा ये कौन सी पर्वत श्रृंखला है? बताइए। ये पर्वत श्रृंखला है रॉकी पर्वत। क्या है? रॉकी माउंटेन, है ना। ये आपके भाग है पश्चिमी कॉर्डिलेरा का। किसका? ये भाग है आपके पश्चिमी कॉर्डिलेरा का, ठीक। मैं उस कॉर्डिलेरा की बात कर रहा हूं जिसका विस्तार आप बकायदा यहां से जो है देखते हैं, पूरे के पूरे आपके नॉर्थ अमेरिका के पश्चिमी भाग में देखेंगे। और फिर इसी वेस्टर्न कॉर्डिलेरा की शुरुआत जो है आपके दक्षिण अमेरिका में जो है एंडीज के रूप में दिखाई पड़ेगा। किसके रूप में दिखाई पड़ेगा? एंडीज के रूप में।
तो आपके उत्तरी अमेरिका और जैसे चलो ठीक है, एक छोटा सा मैप यहां पर मैं खींच देता हूं दक्षिणी अमेरिका का, ठीक। तो यहां पर जो है इसकी शुरुआत आप कैसे देख लेंगे, इसकी जो है दक्षिण में शुरुआत जो होती है कुछ इस तरह से आपको जो है एंडीज रेंज दिखाई पड़ेगी। कौन सी? एंडीज, ठीक है। तो ये वही आपके रॉकी माउंटेन है और रॉकी माउंटेन से आपकी एक नदी निकलती है, सस्केचुआन नदी। कौन सी है वो? सस्केचुआन नदी, सस्केचुआन। और सस्केचुआन कल निकल कर मैंने आपको बताई थी कि ये उसी झील में गिरती है। किस झील में? इसका नाम है आपके अभी जहां से आपने नेल्सन नदी निकलते देखी, और ये है विनिपेग झील। कौन सी? विनिपेग झील। तो दो फैक्ट आपके सामने निकल के आ गए। विनिपेग झील में गिरती कौन सी है? वो है सस्केचुआन। निकलती कहां से है? रॉकी माउंटेन से। और विनिपेग झील से निकलती कौन सी? तो वो है नेल्सन नदी। और गिरती कहां पर है वो? हडसन की खाड़ी। ठीक है, जल्दी से इसके बारे में लिख लेते हैं। आपके कौन सी नदी आपको दिखाई पड़ी? ये आपको नदी दिखाई पड़ी सस्केचुआन, सस्केचुआन झील। और सस्केचुआन के बारे में खास बात क्या है? इसका उद्गम आपको कहां से दिखाई पड़ा? इसका उद्गम आपको दिखाई पड़ेगा रॉकी पर्वत। कहां दिखाई पड़ा? रॉकी पर्वत। और इसका मुहाना आपको कहां दिखाई पड़ रहा है? मुहाना आपको इसको दिखाई पड़ रहा है कहां? विनिपेग झील। कौन सी झील? विनिपेग झील। स्पष्ट है? क्लियर? और अगर सस्केचुआन के बारे में बताना पड़ेगा तो सस्केचुआन के बारे में बस इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ पूछा ही नहीं जाता। अगर कभी आपसे पूछ ली जाए कि भाई लेंथ कितनी है, तो आप इसकी लेंथ बता देंगे कि ये लगभग जो है 547 किलोमीटर जो है लंबी है। ठीक है, तो ये आपको सस्केचुआन झील के बारे में पूरी जानकारी आपको यहां पर मिल गई है स्पष्ट तौर पे। ठीक, इसके बाद जो है आपको कुछ नदियां और देखने को मिलेंगी कनाडा की। जैसे एक नदी जो है आपके पीस नदी है। कौन सी है? पीस नदी। और पीस नदी गिर जाती है कहां पर? आपके अथाबास्का झील में गिर जाती है। कौन सी नदी है? पीस नदी, जो कि गिर जाती है अथाबास्का में। ठीक, इसके बाद अगर मैं कुछ महत्वपूर्ण नदियों की बात करूं तो आपके जो है कुछ नदियां जो यूएसए की गिरने लगती हैं, कुछ नदियां कनाडा में गिरती हैं। जैसे कनाडा की एक और बड़ी प्रसिद्ध नदी है जो कि गिरती है आपके उत्तरी प्रशांत में, और वो है कौन सी? फ्रेजर नदी। कौन सी है? फ्रेजर नदी। ठीक है, क्लियर? तो फ्रेजर नदी जो है वो आपके कनाडा से और निकलती है और ये गिरती है कहां पर? उत्तरी प्रशांत में। जल्दी से देख लेते हैं। फ्रेजर नदी। और इसका भी उद्गम जो है आपके कनाडाई क्षेत्र में जो रॉकी माउंटेन है उसमें होता है। ध्यान से देखिए, और इस जगह पर आकर यहां पर आके जो है नॉर्दर्न पैसिफिक में ये गिर जाती है। ठीक, तो सस्के जो आपके फ्रेजर नदी है इसका उद्गम कहां से होता है? इसका उद्गम होता है आपके रॉकी माउंटेन, रॉकी पर्वत। ठीक है, इसके बाद इसका मुहाना आपने कहां देखा? तो मुहाना इसका आपने देखा कहां पर? आपने देखा प्रशांत महासागर में। कहां? प्रशांत महासागर। ठीक, इसके बाद अगर इसकी सबसे खास बात पूछी जाए तो विशेष बात यह है कि आपके जो वैंकूवर, जो आपको वैंकूवर एक शहर दिखाई पड़ता है। कौन सा है? वैंकूवर। तो वैंकूवर शहर जो है वो आपके बंदरगाह जो है इसी नदी के मुहाने पर स्थित है। किसके? इसी वैंकूवर जो है वो इसी नदी के मुहाने पर स्थित है। इसी के मुहाने पर स्थित। ठीक है भैया, तो यहां पर आपको क्या चीज दिखाई पड़ रही है कि आपको ये जो है कनाडा की सारी नदियां जो है महत्वपूर्ण नदियां जितनी भी मुझे याद आती जा रही है मैं आपको सबको बताता जा रहा हूं। अच्छा, वैंकूवर से जुड़ा एक खास बात जो है, मैं इस एक मैप को यहां जूम कर रहा हूं मतलब यहां पे एक बड़े क्षेत्र में ला रहा हूं। तो ध्यान से देखिए, ये आपके कनाडा का तट है और यहां पर जो है बकायदा जो है आपके वैंकूवर शहर है, और ये वैंकूवर शहर के बकायदा वैंकूवर द्वीप है। क्या है ये? वैंकूवर द्वीप है।
अच्छा, कितने बच्चों को याद है कि जो वैंकूवर द्वीप आपको दिखाई पड़ रहा है और जो कनाडा की मुख्य भूमि दिखाई पड़ रही है, इसके बीच में कौन सी खाड़ी है? बताइए, बड़ी प्रसिद्ध खाड़ी है, कईयों बार पूछी गई परीक्षा में, और चूंकि वो कईयों बार पूछी गई है, इसलिए मैं क्या करूंगा कि मैं चाहता हूं कि आपको याद आए। ठीक, कितनों को याद आ रही है वो प्रसिद्ध जो है आपके जल संधि? बताइए। अगर वो याद नहीं आ रही हो तो मैं आपको बता देता हूं, वो थी जुआन डी फ्यूका। यहां पर आपको कौन सी जल संधि दिखाई पड़ी थी? जुआन डी फ्यूका। ये बहुत प्रसिद्ध सवाल है और कईयों बार पूछा गया। ठीक है, तो यहां पर आपको कनाडा की एक बड़ी प्रसिद्ध नदी दिखाई पड़ी, वो कौन सी दिखाई पड़ी? फ्रेजर। कौन सी दिखाई पड़ी? फ्रेजर। ठीक, अब इसके बाद अगर हमें एक और नदी की चर्चा करनी पड़ेगी जो कि कनाडा की है, तो कनाडा की लगभग जो सारी की सारी महत्वपूर्ण नदियां हैं वो मैं आपके साथ जो है डिस्कस कर चुका हूं। और जल्दी से अब हम चलते हैं नदियों के उस सेक्शन में जिसकी शुरुआत होती है कहां से? यूएसए से। शुरुआत कहां से होती है? यूएसए से। ठीक, तो हम लिखते हैं यूएसए की नदी। क्या लिखते हैं? यूएसए की नदी। तो चलिए मैप पे पहले मैं आपको बता दूं कि नदियां कौन कौन सी हैं और कहां कहां गिरती हैं। ठीक, देखिए कितना समय लगता है मैप को खींचने में, लेकिन मैप आपके नोट्स की सुंदरता बेशक जो है बढ़ा देते हैं। ये देखिए, तुरंत जो है ऑन द रिकॉर्ड 10 सेकंड में आपको नॉर्थ अमेरिका मैप याद हो जाएगा। ठीक, अब अगर मैं बात करूं कौन कौन सी नदियां गिरती हैं, तो जैसे आपको जो है गिरती दिखाई पड़ेगी, आपको यहां पर नॉर्थ अमेरिका में गिरती दिखाई पड़ती है सेंट लॉरेंस। कौन सी? सेंट लॉरेंस। इसके बाद आपको यहीं पर दिखाई गिरती पड़ेगी पोटोमैक। कौन सी दिखाई पड़ेगी? पोटोमैक। इसके बाद आपको गिरती दिखाई पड़ेगी हडसन की, ये जो आपको मैक्सिको की खाड़ी है, तो यहां पर आपको दिखाई पड़ेगी मिसिसिपी, मिसौरी। और दूसरी जो आपके मैक्सिको और अमेरिका के तट पर है वो दिखाई पड़ेगी रियो ग्रांडे। ठीक है, तो कुल इतनी नदियां जो है वो आपको यूएसए में पूर्वी तट पे गिरती दिखाई पड़ती हैं। अब इसके बाद में अगर बात करूं कि कौन सी नदियां जो है आपके और जो है जो गिरती दिखाई पड़ती हैं, तो उनमें से जो आपको दिखाई पड़ेंगी, उनमें से आपको दिखाई पड़ेगी जैसे कोलोराडो, है ना? कौन सी दिखाई पड़ेगी शांत तट पर? वो दिखाई पड़ेगी कोलोराडो, कोलंबिया, है ना, आपके सैक्रामेंटो और सैन जोaquin, ये सारी नदियां आपको गिरती दिखाई पड़ेंगी। ठीक, तो नदियां बहुत सारी, बड़ा धीरे धीरे क्या करते हैं, एक एक की चर्चा शुरू करते हैं, और उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण जो मैक्सिको की खाड़ी में गिरती दिखाई पड़ी है, हम उस नदी की चर्चा करते हैं, और वो नदी है कौन सी? मिसिसिपी, मिसौरी। मिसिसिपी। ठीक, और इसके साथ में कौन सी नदी शामिल हो जाती है इसकी सहायक नदी के रूप में? वो आ जाती है मिसौरी। मैंने एक शब्द का प्रयोग किया है सहायक नदी, है कि नहीं, और एक दूसरे शब्द का प्रयोग किया जाता है वितरक नदी। इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो सहायक नदी मतलब ट्रिब्यूटरी और वितरक नदी मतलब डिस्ट्रीब्यूटरी। तो सहायक नदी क्या होती है और वितरक नदी क्या होती है, कोई बताएगा मुझे जल्दी से? है कोई बताए जल्दी से मुझे कि सहायक नदी क्या होती है और वितरक नदी क्या होती है? अगर मैं बात करूं सहायक नदी की, मैं किसकी बात करूं? सहायक नदी की और वितरक नदी की, तो जिस पैटर्न पे मैं आपको बताऊंगा उस पैटर्न पर आप कभी भूलोगे नहीं। सुनोगे ऐसे? अपनी जिंदगी से जोड़ के देखो, ज्योग्राफी आपके चारों तरफ नाचती घूमती दिखाई पड़ती है। नदियों का भी जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको आपकी जिंदगी से ही निकाल के समझाता हूँ। अपने बचपन के वो दिन याद करो जब आप 20-21 साल के हुआ करते थे, नई नई ऊर्जा थी और नई नई भावनाएं आपको किसी न किसी के प्रति मन में पली होंगी, और जब नई उम्र में आपके मन में किसी के प्रति वो भावनाएं पली होंगी तो आपको एक बात ये भी याद होगी कि आपने सारी की सारी ऊर्जा, अपने जीवन की जितनी ऊर्जा आप लगा सकते थे, अपने उस प्रथम प्रयास में लगाया होगा, है कि नहीं? तो जब कोई नदी किसी बड़ी नदी में अपना सारा जल लेकर जो है शामिल हो जाती, तो वो छोटी नदी उस बड़ी नदी की सहायक नदी हो जाती है। ठीक, इसके बाद वितरक नदी क्या होती है? तो जब आपने पहला प्रयास किया, और अक्सर पहले प्रयास अधूरे रह जाते हैं, है ना, फर्स्ट लव नेवर कम्स टू एन एंड,
तो जब पहला प्रयास आपका जो है आपको तकलीफ देकर गया, पीड़ा देकर गया, तो उसके बाद से आपको एक बात समझ में आई। बात दिल की है लेकिन जुड़ी आर्थिक नियमों से है। जैसे आर्थिक नियम क्या कहते हैं कि आपको शेयर मार्केट में सारा का सारा पैसा किसी एक ही कंपनी पे नहीं लगाना चाहिए, ताकि डूबने की स्थिति में आप किसी दूसरे से मुनाफा कमा के बच सकें। और क्या होता है नॉर्मली, जब आपका पहली बार सारा का सारा पैसा डूब जाता है तो इसके बाद आप थोड़े से समझदार हो जाते हो। इसके बाद क्या करते हो आप? इसके बाद करते ये हो कि अपनी भावनाओं का जो निवेश करते हो तुम, वो किसी एक बैंक की बजाय 3-4 बैंक में कर लेते हो। और जब आप अपनी भावनाओं का निवेश किसी एक बैंक की बजाय 3-4 बैंकों में करते हैं, यानी किसी एक को दिल देने के बजाय कईयों को दिल दे बैठते हैं। जब कोई एक मुख्य नदी से जब कोई छोटी नदियां कई अलग धाराओं में निकल जाती हैं तो उसे कहा जाता है वितरक नदी, है कि नहीं? तो ज्योग्राफी आपके जीवन में चारों तरफ शामिल है। कहाँ ज्योग्राफी नहीं है? जहां तुम बैठे हो वहां की मिट्टी को देखो, वहां की हवा को देखो, वहां के मौसम को देखो। मौसम मतलब वेदर वाले मौसम की बात कर रहा हूँ, आपके अपने भीतर चल रहे मौसम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक? तो ज्योग्राफी बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बस डिपेंड ये करता है कि आप कितना उसके साथ इन्वॉल्व हैं। आपको डेली रूटीन में सब कुछ देखना मिल जाएगा। आप फिल्में देखते हैं, फिल्मों में आप नायक और नायिका से ध्यान हटाकर जरा कभी देखा करिए कि नायक और नायिका के पीछे की जो बैकग्राउंड है वो किस जगह की है कि नहीं। जैसे सेटमैक्स पे एक फिल्म रोज आती है, सेटमैक्स पे एक फिल्म रोज आती है और वो फिल्म है आपके कौन सी? सूर्यवंशम, है कि नहीं। हालांकि आजकल क्या होता है कि कुछ कारणों से सूर्यवंशम फिल्म का जो कथानक है, जो कहानी है वो बड़ी चर्चा में है कि नहीं। कई लोग क्या करते हैं, अपनी पत्नियों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं। फिर इसके बाद जो है उस पर मैं कोई अपने मत नहीं रखूंगा। मैं चाहता हूं कि आप भी कोई अपना मत ना रखें, किसी के निजी जीवन से जुड़ी ये बात है ना। तो किसी के निजी जीवन को जब आप चौराहे पर लाते हैं तो हालांकि उनके लिए भी अच्छा नहीं है, और मैं चाहता हूं कि आप भी ऐसा ना करें। इन सब चर्चाओं से बाहर जो मेन बात है वो समझिए। उस फिल्म में एक बड़ी खास बात मुझे बड़ी पसंद आती है। उस फिल्म की खास बात पता है क्या? उस फिल्म में एक गाना है, दिल मेरे तू दीवाना है पागल मैंने माना है। बात बात पे ये गाना शुरू हो जाता है। तो कभी उस गाने को जब ये नायिका अमिताभ बच्चन जी के लिए गा रही होती है तो कभी उस जगह पर ध्यान दिया, वो कौन सी जगह? वो जगह आपके वेस्टर्न घाट की है। बढ़िया चाय कॉफी के बैगान हैं जो आपको नीलगिरी में दिखाई पड़ते हैं, ठीक। इसके बाद सूर्यवंशम का एक दूसरा गाना आपको दिखाई पड़ता है, कोरे कोरे सपने मेरे वर्षों के थे कितने अधूरे, धीरे धीरे रंग सजा के तूने कर दिए उनको पूरे। इस गाने से मुझे कोई वैसे व्यक्तिगत तौर पे कोई ना तो लगाव है ना कोई शिकायत है, बट इस गाने में क्या देखते हो आप? उस गाने के भीतर आपके जो नायक हैं वो बस से लेकर आपके जो है सफर कर लेते हैं बिजनेसमैन तक का। तो मुझे समझ नहीं आया कि 6 मिनट में वो ऐसा क्या बिजनेस प्लान था कि उन्होंने जो है बकायदा इतनी बड़ी जो है इंडस्ट्री खड़ी कर दी। तो उन गीतों को जब आप देखते हैं तो उसमें बकायदा आपको पश्चिमी घाट के क्षेत्र दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी हर जगह है, बस डिपेंड ये करता है। चलो जैसे एक और बात बताऊं, मैं आज आपको कोलोराडो नदी के बारे में बताऊंगा। किस नदी के बारे में बताऊंगा? कोलोराडो नदी। अगर संभव हो सका, समय रहा तो हम कोलोराडो नदी की चर्चा जरूर करेंगे। एक फिल्म आई थी क्रिश 3, अपने उस पे जो अभिनेता थे वो ऋतिक रोशन जी थे और अभिनेत्री जो थी कंगना रनौत जी थी। उन पर एक गीत फिल्माया गया है, वो गीत का नाम है दिल तू ही बता, है ना। अब अभी जाके सर्च मत करना, बाद में देख लेना। मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसमें जो कोलोराडो नदी द्वारा बनाया गया एक विशाल महाखंड जिसे आप ग्रैंड कैनियन बोलते हैं, तो उस एक गाने में उन जगहों पर शूटिंग हुई है, ग्रैंड कैनियंस पर, ठीक। तो फिल्मों से भी आप ज्योग्राफी मजबूत कर सकते हैं, बस डिपेंड करता है कि आपका ध्यान किस ज्योग्राफी पर, ठीक। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने की सीरीज में जो है हम आपके इन यूएसए की नदियों की चर्चा शुरू करते हैं, और यूएसए की नदियों की जब हम चर्चा शुरू करेंगे तो उसमें सबसे पहले नदी जो आपको बड़ी महत्वपूर्ण दिखाई पड़ती है और आपके वो गिरती दिखाई पड़ती है, कहां पर वो गिरती आपको दिखाई पड़ती है? जो है आपके मैक्सिको की खाड़ी में। और वो नदी कौन सी है? वो है मिसिसिपी मिसौरी। कौन सी है वो? मिसिसिपी मिसौरी। और जब मिसिसिपी मिसौरी नदी की अगर आप बात करते हैं तो इसमें आप क्या देखते हैं कि दो नदियां हैं, एक है मिसिसिपी और दूसरी है मिसौरी। पहली कौन सी है? मिसिसिपी और दूसरी है मिसौरी। तो ये आपके इसके बारे में जब ध्यान से देखते हैं तो इसका उद्गम देखते हैं, कहां से निकलती है ये, है ना। तो ये निकलती है इटास्का झील से। कहां निकलती है? इटास्का झील से निकलती है। और इटास्का झील से निकलने के बाद अगर आप देखते हैं तो ये ना केवल आपके अमेरिका की
ये उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी निकल जाती है। ठीक है, तो मुहाना पैलेस देख लेते हैं, इसके बाद ये फैक्ट भी लिख लेते हैं। मुहाना इसका कहां पर आपको दिखाई पड़ा? तो आपको दिखाई पड़ा मैक्सिको की खाड़ी। और खास बात क्या निकल के आती है कि यूएसए के साथ साथ वो आपके नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी, जो आपके नॉर्थ अमेरिका की भी सबसे बड़ी नदी आपको दिखाई पड़ रही है। ठीक, अब जैसे अगर मैं बात कर लूं, अगर मैं सिर्फ बताऊं मिसिसिपी की लेंथ कितनी है, तो सिर्फ अगर मिसिसिपी की बात कर लें तो मिसिसिपी की लेंथ 4140 किलोमीटर। ठीक, और जब इसमें शामिल हो जाती है मिसौरी, है ना, जब इसमें शामिल हो जाती है मिसौरी, ठीक, तो इनकी जो कुल लंबाई हो जाती है कि नहीं, इनकी जो कुल लंबाई हो जाती है वो आपको दिखाई पड़ेगी 6640 किलोमीटर। कुल लंबाई आपको कितनी दिखाई पड़ेगी? वो दिखाई पड़ेगी आपको 6640 किलोमीटर की जो है कुल लंबाई आपको देखने को मिलती है। और खास बात क्या है कि जब आपके इटास्का झील से मिसिसिपी मिसौरी आपको दिखाई पड़ती है तो ये आपके पंजा आकार के डेल्टे का निर्माण कराती है। किसके? बर्ड फुट बोलते हैं। पंजा आकार का ये जो है आपके डेल्टा बनाती है। ये आपके कैसा बनाती है? पंजा आकार का ये डेल्टा बनाती है। ठीक, इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, इसके खास बात अगर मैं बताऊंगा तो खास बात ये है कि इसका उत्तरी बेसिन और दक्षिणी बेसिन दोनों ही आपके बड़े महत्वपूर्ण बन जाते हैं। जैसे अगली स्लाइड में मैं मिसिसिपी मिसौरी के उत्तरी बेसिन और दक्षिणी बेसिन ध्यान से देखें। मिसिसिपी का जो उत्तरी बेसिन है ना, वो प्रसिद्ध है आपके गेहूं एवं मक्के के लिए। गेहूं एवं मक्का, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं ध्यान से बताता हूं आपको। मैं चर्चा कर रहा हूं इस एक जगह की, ध्यान से देखिए। ये आपका नदन बेसिन है और ये मिसिसिपी मिसौरी का आपके दक्षिणी बेसिन दिखाई पड़ रहा है। ये उत्तरी बेसिन ऊपर की तरफ और दक्षिणी बेसिन नीचे की तरफ दिखाई पड़ रहा है। तो हम क्या देखते हैं कि उत्तरी बेसिन जो है एग्रीकल्चर के मामले में कुछ अलग तरह के क्रॉप्स प्रोड्यूस करता है और जो दक्षिणी बेसिन है वो कुछ अलग तरह के क्रॉप्स प्रोड्यूस करता है। ठीक, तो जैसे अगर हम देखते हैं कि उत्तरी बेसिन किस तरह की क्रॉप प्रोड्यूस करता है, तो उत्तरी बेसिन में आप क्या देखेंगे? गेहूं एवं मक्का जो है इसका उत्पादन देखते हैं। जबकि दक्षिणी बेसिन में आप दक्षिणी बेसिन में क्या देखते हैं? गन्ना, कपास एवं चावल का उत्पादन देखते हैं। और ये जो मैं बात आपको बता रहा हूं इसे आपको किसी भी तरह से भूलना नहीं है, क्योंकि ये मिसिसिपी मिसौरी आपके नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है और सबसे बड़ी नदी के उत्तरी बेसिन का हम लक्षण अलग देख रहे हैं और दक्षिणी बेसिन का लक्षण अलग देख रहे हैं। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात बन जाती है और बहुत कम सोर्सेज में आपको ये बातें पता चलती है कि भाई उत्तरी बेसिन किस लिए महत्वपूर्ण है और दक्षिणी बेसिन किस लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जो है बहुत ज्यादा जो है क्या कहते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें नहीं देखने को मिलेंगी। जैसे एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि यहां पर जहां पर आपको ये मिसिसिपी मिसौरी नदी गिरती दिखाई पड़ रही है, तो यहां पर जो है इसके मुहाने पर जो है न्यू ऑरलियंस बंदरगाह है। क्या है यहां पर? न्यू ऑरलियंस बंदरगाह है जो आपको मिसिसिपी मिसौरी के जो है मुहाने पर आपको दिखाई पड़ता है। अब जैसे कुछ खास बातें इसकी और निकल के आती हैं, जैसे हम बात कर लेते हैं इसकी सहायक नदियों, है ना, मिसिसिपी मिसौरी की सहायक नदियों की बात कर ले तो सहायक नदियों की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कुछ है खास इस नदी के बारे में। जैसे जो खास नदियां हैं सहायक नदी, उसकी हम बात कर लेते हैं टेनेसी की। और दूसरी आपको एक नदी दिखाई पड़ जाती है, वो दिखाई पड़ जाती है व्हाइट नदी। कौन सी? टेनेसी
और व्हाइट नदी आपको देखने को। टेनेसी नदी से जुड़ा खास बात आपके नॉर्थ अमेरिका और अमेरिका के संदर्भ में भी है, और इसका संदर्भ जो है या इसका संबंध जो है थोड़ा बहुत भारत से भी। ठीक, जैसे टेनेसी वैली की अगर बात करते हैं तो टेनेसी वैली यानी जो टेनेसी नदी घाटी परियोजना थी, ये आपके नॉर्थ अमेरिका की पहली मल्टीपर्पस परियोजना थी, बहुउद्देशीय परियोजना थी। नदियों पर जब बहुउद्देशीय परियोजनाओं की हम चर्चा करते हैं तो नदियों पर बहुउद्देशीय परियोजनाओं का सिंपल सा एक मतलब ये होता है कि उस जगह से हम बांध के रूप में जल भी एकत्र कर रहे हैं, बांध के पानी को आगे छोड़कर हम नदी या नहर भी बना रहे हैं, और जब उस पानी को नीचे गिराते हैं तो टरबाइन के ऊपर गिरा के हम बिजली का उत्पादन भी कर रहे हैं। तो जब बिजली का उत्पादन भी हो, नहर भी निकले, जलाशय भी निर्मित हो, नदी को भी पानी मिल जाए, सिंचाई के लिए भी व्यवस्था हो जाए, और डेफिनेटली क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रिसिटी अगर वो भी उत्पादित हो जाता है, यानी एक ही नदी और आप उससे आपने क्या किया, अपने बहुत सारे उद्देश्यों को पूर्ण कर लिया। तो उसी को मल्टीपर्पज बोलते हैं। अमेरिका की जो टेनेसी वैली है, इसी से भारत की एक जो आपके नदी घाटी परियोजना थी वो बड़ी प्रभावित थी, और वो थी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। क्या थी? दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। कोई बता सकता है कि दामोदर किसकी सहायक नदी है? बताइए। अभी हालांकि भारत की नदियों की मैंने चर्चा नहीं की, अभी मैं वर्ल्ड मैप पर ही आपको जो है लगातार पारंगत करने का प्रयास कर रहा हूं, और अगर आप मेरे साथ लगातार कागज, पेन या पेंसिल और रबर के साथ बैठे हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि जितना मैं बता दे रहा हूं उतना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, उतना आराम से मीठे मीठे ढंग से शांत शांत ढंग से सीखते हुए चलना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक, क्लियर है कि नहीं? चलिए भैया, यहां पर दामोदर वैली कॉर्पोरेशन जो है, ये जो आपके दामोदर नदी घाटी परियोजना थी, ये भारत में जो आई थी वो टेनेसी वैली के ही प्रेरणा से निकल के आती है आपको। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? तो मिसिसिपी नदी के बारे में आपको जितना पॉसिबल हो सकता है वो सारी की सारी बातें आपको बता दी गई हैं। ठीक है, क्लियर? अगली जो महत्वपूर्ण नदी आपको दिखाई पड़ेगी, मैं उसकी चर्चा शुरू करता हूं एक छोटे से मैप के साथ। ध्यान से देखिए। मैं जिस नदी की चर्चा शुरू करने वाला हूं उस नदी को हमने क्या बोल रखा है? सेंट लॉरेंस। बीबी से अगर आपने लिख लिया तो मैं मिटा दूं। चलिए, उस नई नदी का नाम है सेंट लॉरेंस नदी। क्या नाम है? सेंट लॉरेंस। बहुत प्रसिद्ध नदी है। सेंट लॉरेंस। ठीक, आपको ग्रेट लेक्स में यहां पर दो झीलें दिखाई पड़ रही थी। कौन सी? दो झीलें। ठीक, और वो जो दो झीलें थी वो थी आपके ईरी और ओंटारियो। वो दो झीलें कौन सी थी? वो थी आपकी ईरी और ओंटारियो। और ईरी और ओंटारियो के आपके मुहाने से, ये जहां पर आपके दोनों संगम मिल रहा है, इसी ईरी और ओंटारियो के मुहाने से ये आपकी नदी निकलती है, और ये कहां गिर जाती है? ये गिर जाती है आपके अटलांटिक में। और यही कौन सी नदी आपको मैं बता रहा हूं? यही आपके सेंट लॉरेंस नदी। कौन सी नदी है? सेंट लॉरेंस। तो जल्दी से इसके बारे में लिखना शुरू करते हैं। इसका आपको उद्गम कहां देखने को मिलता है? ध्यान से देखिए। उद्गम, उद्गम आपका इसको देखने को मिलेगा एरी प्लस ओंटारियो के संगम पर। ठीक, और आपको यह भी मालूम है कि यहीं पर किसका, ये नियाग्रा प्रपात का भी, नियाग्रा जो है प्रपात वहीं से निकलती है। यहीं पर आपके क्या स्थित है? नियाग्रा प्रपात स्थित है। आगे कौन सा जलप्रपात स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात आपको यहां पर दिखाई पड़ता है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपको ये दिखाई पड़ेगी कहां पर? ये आपको जाती दिखाई पड़ेगी आपके अटलांटिक के क्षेत्र में। और अटलांटिक के क्षेत्र में जब आप इसको देखते हैं तो दो बातें इसकी बड़ी खास बात निकल के आती है। एक तो ये आपके नदी मार्गों में व्यस्ततम मार्ग है कि नहीं? नदी मार्गों में व्यस्ततम मार्ग है, और इसके तट पर दो बड़े प्रसिद्ध शहर हैं। एक तो मैं आपको बता दूं, मॉन्ट्रियल। कौन सा है? मॉन्ट्रियल। और मॉन्ट्रियल इसका तटीय शहर ना होकर द्वीपीय शहर है, यानी सेंट लॉरेंस द्वीप बनाती है। ठीक,
और अगर मैं बात करूं द्वीपीय शहर के संदर्भ में, तो ये आपका जो मॉन्ट्रियल है, आपको मालूम भी है पर्यावरण से संबंधित एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी है जिसकी चर्चा आप सुनते हैं, वो पर्यावरण का पार्ट हो जाएगा। बट आपके मॉन्ट्रियल शहर के बारे में खास बताऊं तो ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है सबसे बड़ा द्वीपीय नगर है। और अगर मैं आपसे पूछ दूं कि दुनिया में जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो आपको जो है भारत की तरफ आना पड़ेगा और नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप आपको दिखाई पड़ रहा है, दुनिया का वो सबसे बड़ा नदी द्वीप है कौन सा? वो है आपके माजुली द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक। और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपीय नगर कौन सा है? तो वो है आपके मॉन्ट्रियल। और मॉन्ट्रियल कहां पर स्थित है? वो आपको दिखाई पड़ रहा है कहां पर? वो आपको दिखाई पड़ रहा है आपके सेंट लॉरेंस के तट पर। और फैक्ट्स इतने नहीं है, ध्यान से देखिए, कनाडा का प्राचीनतम शहर, कनाडा का प्राचीनतम शहर भी इसी पर स्थित, और वो है क्यूबेक। क्या है? क्यूबेक। वो भी आपको इसी पर स्थित दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, क्लियर बात है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, ठीक है, और वो बात ये है कि आपके ये दुनिया का सबसे बड़ा एस्चुरी का निर्माण करती है। क्या करती है? दुनिया की सबसे बड़ी एस्चुरी का निर्माण करती है। मैं इसको अलग आपको कोट कर दे रहा हूं ताकि आपको पता चल पाए कि फैक्ट बिल्कुल अलग है। ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये दुनिया की सबसे बड़ी एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी को हिंदी में कहते हैं ज्वार नदमुख। दरअसल नदियां जब आपके क्या होता है, समय कम है इसलिए मैं जल्दी से बता देता हूं आपको कि एस्चुरी क्या होता है। जब आपके नदियां मुहाने पर यानी माउथ पर बिना किसी निक्षेपण के, बिना किसी अवसादों के निक्षेपण के जो है संगम हो जाती हैं यानी मिल जाती हैं, और अवसादों को बहुत ज्यादा जो है अवसादों का जो है कोई बहुत ज्यादा वहां पर निक्षेपण नहीं देखते हैं, तो इन हालातों में उस भौगोलिक संरचना को हम क्या बोल देते हैं? क्या? एस्चुरी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एस्चुरी। जैसे आपके पश्चिमी घाट, जब भारत की अगर मैं बात करूंगा तो भारत में पश्चिमी घाट से जितनी नदियां पश्चिम के तट पे गिरती हैं, है ना, कौन कौन सी नदियां हैं? कुछ याद आ रही है क्या? जैसे गोवा में हो गई आपके मांडवी, जुआरी, ठीक है, या आपके कर्नाटका में हो गई शरावती या वाराही, या केरल में आपकी नदी हो गई पेरियार। तो ये सब नदियां क्या करती हैं? आपके गिर जाती हैं कहां पर? ये नदियां गिर जाती हैं आपके पश्चिमी घाट में, पश्चिमी तट पर। और ये सब की सब नदियां क्या करती हैं? किसी भी प्रकार के अवसाद का जमाव नहीं करती हैं, और इसके कारण वो निर्माण करती हैं किसका? एस्चुरी का। ठीक। तो दुनिया की सबसे बड़ी एस्चुरी नदी, जो दुनिया की जो सबसे बड़ी एस्चुरी तैयार करवाई जाती है, वो किस नदी द्वारा तैयार करवाई जाती है? वो तैयार करवाई जाती है आपकी सेंट लॉरेंस नदी द्वारा। किसके द्वारा? सेंट लॉरेंस द्वारा। चलिए, नदियों की चर्चा आज हमने बहुत कर ली है। अभी नदियों की चर्चा कंप्लीट या मुकम्मल नहीं हुई है, इस बात का आपको ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि एक भी फैक्ट जो आपके नेट जेआरएफ से लेकर आपके एलटी ग्रेड से लेकर आपके जो है टीजीटी पीजीटी स्तर का कोई भी एग्जाम आ जाए, आपसे कोई भी फैक्ट मिस ना हो। और जब आप बात करते हो फैक्ट्स की, तो देख लीजिए कितना मुश्किल है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपको बस धीरे धीरे मेरे साथ पेन, कागज और रबर लेकर बैठना है और नोट्स पूरे करने हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, तो आज का सेशन काफी जो है इंगेजिंग रहा, इन्वॉल्व रहा, बहुत ज्यादा हंसी मजाक नहीं कर पाया, बहुत ज्यादा बातचीत नहीं कर पाया, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको बड़ी संजीदगी से ही डिस्कस करना पड़ता है। बट इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको क्लास में जो है कुछ प्रोडक्टिव नहीं मिला। प्रोडक्टिव क्लास रही, मैप पर काम करोगे तो ये और बेहतर तरीके से तैयार हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? तो अब एक शेर के साथ ही, जैसा कि मैं अपने करता हूं, एक शेर के साथ ही अपनी क्लास खत्म करता हूं, और शेर बड़ा गंभीर है। शेर सुन लो जल्दी से कि अब जो बिछड़े तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, अब जो बिछड़े तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, लगेगा लगने लगा है पर लगेगा नहीं। ठीक, अब जो बिछड़े तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं,
लगेगा, लगने लगा है पर लगेगा नहीं। देख कर लगेगा नहीं पर खुश है वो। देख कर लगेगा नहीं पर खुश है वो। मैं खुश नहीं हूं पर देख कर लगेगा नहीं। ठीक है, चलिए भाई, जय हिंद क्लास।